आपने कृष्णा सागर डैम का नाम सुना होगा, वृंदावन गार्डन, मैसूर का वृंदावन गार्डन। तो कृष्णा सागर डैम भी इन्हीं का बनवाया हुआ, व्यंग्य टाइप के हैं। एक इंजीनियर मित्र की पत्नी को रोते देख किसी ने टिप्पणी की, आप जैसे आदमी किसी ने टिप्पणी की, बंधु जब तुम इन आंसुओं की बाढ़ रोकने में असमर्थ हो तो उफनती सिसकती नदी पर बांध कैसे बनाओगे। तो देश में कुछ उच्च कोटि के निर्माण कार्य भी हुए हैं, राम मंदिर, स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अभी मध्य प्रदेश में ही जबलपुर में एक प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बना, और भी कुछ ऐसे निर्माण कार्य हैं जो। गार्ड ने पूछा ये गाड़ी क्यों रोकी भाई, तो विश्वेश्वरैया जी बोले कि यहाँ से कुछ दूरी पर पटरी खराब है कोई, वो और गार्ड और कुछ यात्री साथ में उनके साथ गए, कुछ दूरी पर देखा कुछ पटरी के बोल्ट खुले हुए थे। तो आप ये बताइए कि भोपाल का एक जो बना फ्लाईओवर, जो पूरे देश में चर्चा, विदेशों तक में उसकी चर्चा हुई, 90 डिग्री का पर, वो क्या है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है उनकी कार्य पद्धति में। हर इंसान इंजीनियर है, कुछ मकान बनाते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कुछ मशीन बनाते हैं और कुछ सपने बनाते हैं। हम उनकी कहानियों को कभी स्याही में डुबोकर उन्हें अमर बनाते थे, और आज के दौर में कहें तो उन्हें वीडियो बनाकर अमर बनाते हैं। सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। दोस्तों, आज हम ऐसा सार्थक संवाद करेंगे जिनके बारे में करेंगे और जिनसे करेंगे। वो उस दौर में थे, विश्वेश्वरैया महान इंजीनियर। 15 सितंबर को जो अभियांत्रिकी वाले सब उनको दिवस मनाते हैं, इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं, सभी विभागों के इंजीनियर। और 165 साल पहले जन्मे विश्वेश्वरैया आज भी पूजे जाते हैं, उनका कोई विकल्प दूसरा दिखाई नहीं दिया। क्यों? उस समय कितनी टेक्नोलॉजी में चीज़ें की कमी थी, कैसा जीवन था। आपको आज सुन के बड़ा रोचक लगेगा कि ऐसे भी इंजीनियर हुआ करते थे जिन्हें प्रशासन का भी अब अनुभव था, जो पैदल यात्रा करते थे। 12 साल से कम उम्र की उम्र में वो पिताजी के साथ रामेश्वरम गए। ऐसी बहुत सारी दिलचस्प कहानियां हैं जो ट्रेन में बैठे बैठे बता देते थे कि आगे पटरी में कुछ दिक्कत है, ट्रेन को रोक दिया उन्होंने चेन खींचकर। ऐसी बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं उनके निर्माण के संबंध में, उनको भारत रत्न के संबंध में। और इसके बारे में जो डिटेल बताएंगे वो हैं प्रियदर्शी खेरा जी, जो एई से लेकर ईएनसी के पद तक मध्य प्रदेश में पहुँचे, जिनकी बारे में कहा जाता है कि जस की तस धरधीनी चतरिया। आप आज इंजीनियरिंग के बारे में कुछ भी कहो, कहीं छापे पड़ते हैं, कहीं 90 डिग्री के पुल को ट्रोल किया जाता है, और भी बहुत घटनाएं होती हैं। यहाँ तक कई बार कहा जाता है कि जो पुल बनाता है वो उसका उद्घाटन करने के लिए मना करता है, क्योंकि पता नहीं उद्घाटन के समय ही ना पुल गिर जाए। तो इन सब चीज़ों को आप अलग रखिए। आज आप विशुद्ध रूप से एक महान इंजीनियर के बारे में, और आज के जो इंजीनियरिंग इन चीफ से मतलब पहुँचे हैं जो वहाँ तक, उनसे हम जानेंगे उनके बारे में। प्रियदर्शी खेरा जी के बारे में इतना बता देता हूँ कि इन अध्यात्म से तो जुड़े हैं, ये कवि, साहित्यकार और बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं। आज इनसे पूछेंगे भी हम कि इंजीनियरिंग पे कोई व्यंग्य लिखा है क्या, और इनके 100 से ज़्यादा व्यंग्य प्रकाशित हो चुके हैं। और आपको बता दें कि इनका अध्यात्म पक्ष भी, इनके यहाँ साधु संत मिलने ही आते थे, ये मिलने जाते थे उनसे नौकरी में रहते हुए, अच्छी पोस्टों पर रहने के बाद। ये मध्य प्रदेश में अधिकांश शहरों में रहे, रीवा, सतना, शिवपुरी, मुरैना, सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, भोपाल, और जब छत्तीसगढ़ अपना आज अलग हो गया राज्य, वहाँ रायपुर में भी पोस्टेड रहे। आज राजधानी भोपाल में जो महत्वपूर्ण आपको निर्माण कार्य दिख रहे होंगे, अच्छी बिल्डिंग दिख रही होंगी, जैसे PHQ की बिल्डिंग, साइबर सेल की, भौरी का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, TT नगर पुलिस थाना, और भी जैसे मैं बताऊं कि आवास जब उसमें रहे वो पुलिस हाउसिंग बोर्ड में, तो उनके दौर में बहुत अच्छे अच्छे निर्माण हुए। उज्जैन में PTS का जो भवन, और भी चीज़ें हुई। खैर, बहुत सारे निर्माण कार्य हुए, और कभी कोई ना जांच हुई, ना कभी कोई छापा पड़ा है। आज आम बात हो गई है ऐसी। तो आज हम चलो आपको उनसे मिलवाते हैं। खेरा साहब, आपका सार्थक संवाद की ओर से स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। जी।
हम आपसे जानना चाहते हैं, खासकर नई पीढ़ी को, कि विश्वेश्वरैया 165 साल पहले जन्मे थे, लेकिन आज भी श्रद्धा से, आस्था से उनका नाम लिया जाता है और लगभग सभी विभागों के इंजीनियर उनको 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाते हैं। तो थोड़ा सा वो कहाँ जन्मे, उनकी क्या कार्यशैली थी, क्या थोड़ा संक्षेप में हमारे नए दर्शकों को बता दीजिए आप। धन्यवाद देवदत्त जी, आपने जो बातें कही उससे मैं सहमत हूँ, पर सबसे पहले मैं विश्वेश्वरैया जी के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। इनका जन्म आज से, जैसा आपने कहा, 165 वर्ष पूर्व 15 सितंबर 1860 में हुआ था। जन्म स्थान इनका मुड्डनहल्ली था, जो बेंगलोर के पास था। ये इनका परिवार मोक्षगुंडम नामक ग्राम से मुड्डनहल्ली विस्थापित हुआ था, इसलिए इनके नाम के आगे मोक्षगुंडम लिखा हुआ है। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया इसी वजह से इनको जाना जाता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा चिकबल्लापुर गांव में हुई। इनके पिताजी का निधन जब ये 12 साल के थे तभी हो गया था। लेकिन ये पिताजी के साथ रामेश्वरम 500-600 किलोमीटर यात्रा पैदल यात्रा की ने था। पैदल। तो माने जब ये 8, 9 या 10 साल के रहे होंगे, तभी यात्रा की ने रामेश्वरम की, और कई तीर्थ यात्रा पैदल की। साइकिल चलाने के शौकीन थे, साइकिल से कॉलेज जाते थे। और जब ये अपनी प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने गांव में पूरी कर ली और अच्छे प्रथम श्रेणी प्रथम स्थान से पास हुए, तो इन्होंने आगे पढ़ने की अपनी इच्छा जाहिर की। आगे पढ़ने के लिए इनके पास आर्थिक संसाधन नहीं थे। माँ से इनने कहा, माँ ने बताया कि वहाँ उनके मामा रहते हैं बेंगलोर में, पर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो विश्वेश्वरैया जी ने कहा कि मैं स्वयं ट्यूशन करके और काम करके कमाऊंगा और पढ़ूंगा। और वो बेंगलोर चले गए, जहाँ के सेंट्रल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ भी उन्होंने प्रथम स्थान अर्जित किया। जब उन्होंने प्रथम स्थान अर्जित किया तो आगे पढ़ने के लिए वो पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज गए, जहाँ से उन्होंने बीई किया। आपको जान के आश्चर्य होगा, इन्होंने बीई जब किया पुणे से, ये लगभग 1882 के आसपास होगा। उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज थे अपने हिंदुस्तान में। पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज 1854 में खोला गया था। उसके पहले थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग 1847 में रुड़की में था, जो आज आईआईटी के नाम से जाना जाता है। आज हमारे देश में 2500 के आसपास इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, 200 के आसपास आर्किटेक्ट के कॉलेज हैं, 1400 के आसपास पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। लगभग 15 लाख इंजीनियर्स प्रति वर्ष हम बनाते हैं। पर इन सब चीज़ों में एक चीज़ हम भूल गए कि क्वालिटी जो आनी चाहिए, वो क्वालिटी से कहीं ना कहीं। यही पूछ रहा था कि उस समय पढ़ाई के साधन नहीं थे, बहुत कम इंजीनियर निकलते थे, लेकिन जो निर्माण कार्य हैं, पुल देखो जो उस समय के बने 100 साल पहले के, आज भी यथावत हैं। उस समय के सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस जो बने वो आज भी बिल्डिंग सही है। ऐसे रोड उस समय अच्छे बनते थे, हर क्वालिटी के। लेकिन आज सब अच्छी पढ़ाई हो गई, सब संसाधन हो गए, कहीं लिफ्ट से ऊपर ले जाने। उस समय के मंदिर देखो आप, वास्तुकला के और हर चीज़ में इतने क्या वहाँ कला थी, क्या था वो इंजीनियरिंग कि जो आज भी है। और आज सब संसाधन होते हुए, सब योग्यता होते हुए भी आज निर्माण कार्यों का भरोसा नहीं रहा। देखिए, मेरी दृष्टि से इसमें समर्पण, अपने प्रोफेशन के प्रति समर्पण, प्रोफेशन के प्रति ईमानदारी, कार्य के प्रति ईमानदारी, नैतिकता, और जो इंजीनियर के बेसिक गुण होते हैं तकनीकी कौशल के साथ साथ, ये गुण उनके लिए आवश्यक हैं। अपनी बात कहने की क्षमता भी होनी चाहिए इंजीनियरिंग में। समस्याओं के समाधान की योग्यता होनी चाहिए, जिजीविसा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। जब ये सब चीज़ें होती हैं तब एक
सफल इंजीनियर का निर्माण होता है। आज हम शॉर्टकट की दुनिया में चल रहे हैं, हर काम जल्दी करना चाहते हैं। जिस काम में 3 साल लगने चाहिए वो काम हम 1 साल में करने की कोशिश करते हैं। नहीं, दूरदर्शिता का मैं इतना अभाव देखता हूँ कि जैसे चौराहे पर रोटरी बनती है, इस साल बनी, अगले साल टूट कर फिर बनी, फुटपाथ बना, फिर टूटा, फिर बना। आप रोड बनाओगे तो घरों में पानी घुसने लगेगा, या वो गाड़ी नहीं निकाल पा रहा है, घर में घुस नहीं पा रहा है। मतलब ऐसी टेक्निकल, ऐसी क्या लोगों को समझ में नहीं आता इंजीनियरिंग को कि ये क्या दिक्कत होने वाली है, ऐसा क्यों हो रहा है। क्या है कि इंजीनियरिंग की एक और विशेषता है कि कॉमन सेंस, और आजकल कॉमन सेंस इतना कॉमन हो गया है कि वो लगभग अब्सेंट हो गया। जो आपने बात कही कि पानी, नहीं, मैं दया करुणा भी नहीं आती क्या कि जिसके घर के सामने हम इतना ऊंचा रोड बनाए दे रहे हैं तो पानी उसके पूरे घर में अंदर घुसेगा। ये नहीं सोच आता कि यदि मेरा घर होता वहाँ और मेरे घर के सामने कोई ऐसा बनाता तो कैसा होता। ये तो बैड इंजीनियरिंग के उदाहरण हैं सभी जो आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये यदि बैड इंजीनियरिंग है सर, तो आप ये बताइए कि भोपाल का एक जो बना फ्लाई ओवर, जो पूरे देश में चर्चा, विदेशों तक में उसकी चर्चा हुई, 90 डिग्री का पुल, वो क्या है? वो 90 डिग्री का पुल तो बनना ही नहीं चाहिए था। और इसके संबंध में हाई कोर्ट ने भी शायद कुछ संज्ञान लिया है कि उसको जो ड्राइंग दी गई थी ठेकेदार को, उसी के ड्राइंग के अनुसार उसने काम किया है। तो ये फेल्यूअर है इंजीनियरिंग का। नहीं, आप राजधानी भोपाल की ये घटना है, सभी इंजीनियर यहाँ हैं, प्रमुख अभियंता भी यहीं बैठते हैं। तो इन्होंने अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन नहीं किया। जिस तरीके से इनको काम कराने चाहिए थे उस तरीके से काम नहीं किए। ये इंजीनियरिंग की विफलता है, मैं तो कहूँगा ये इंजीनियरिंग की विफलता है। एक काला धब्बा है इंजीनियरिंग, काला धब्बा है, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। इस प्रकार के काम नहीं होने चाहिए। अभी मैं आपको बताऊँ, एक बड़ी सड़क की चर्चा होती है, उसके दोनों तरफ नालियाँ बनी हुई हैं, नालियाँ ऊपर से पैक हैं, उसके जो पानी जाने के वो हैं, वो होल किए हैं उन्होंने, वो सड़क से ऊपर कर दिए हैं। अब नाली में पानी कैसे जाएगा? इतनी छोटी छोटी चीज़ें अगर इंजीनियर ध्यान नहीं रखेंगे तो काम कैसे होगा? भाई इंजीनियरिंग है ही समाज के भले के लिए, हाँ, समस्याओं के समाधान के लिए, समस्याओं के समाधान और ये समस्या पैदा कर देते निर्माण से। ये बिल्कुल गलत है, मैं इससे बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। ऐसे कार्य नहीं होने चाहिए। अब जो ऐसे कार्य कर रहे हैं उनके विरुद्ध शासन को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। आप ये बताइए कि ये रोटरी जो मैं देखता हूँ चौराहे की, ये बनती हैं और 1 साल बाद फिर टूट के बनती, फुटपाथ बनता है फिर टूट के बनती। तो इसमें कोई, जब आप इतने ईएनसी पद तक पहुँचे, इस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं होती कि भाई आपने ये लंबी योजना क्यों नहीं बना? या भोपाल में आप कहें कि भी कॉरिडोर बना मिसरौद से लेके बैरागढ़ तक, उसमें खर्चा हुआ फिर उसको तोड़ा गया। देखिए क्या है, जो समय इनका था अपने विश्वेश्वरैया जी का, उस समय इतना हस्तक्षेप नहीं हुआ करता था कार्य। हस्तक्षेप से आपका पॉलिटिक प्रशासनिक हस्तक्षेप, दोनों हस्तक्षेपों की बात कर रहा हूँ जी, राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक हस्तक्षेप। और ना इतना उनके ऊपर दबाव रहता था कि आपको ये कार्य करना ही है, चाहे वो टेक्निकली सही हो या ना हो। और जहाँ तक आपने रोटरी की बात करी, तो आजकल ये रोटरी वगैरह जो बन रही हैं संभवतः नगर पालिकाएँ या नगर निगम बनाती है। मैं तो इंजीनियरिंग पे फोकस है मेरा। हाँ। निर्माण कार्य में आकर इंजीनियरिंग, लेआउट, डिजाइन ये सब करते हैं। हाँ, तो क्या है कि एक आध बार कोई अगर चेंज होता है तो ये तो बात समझ में आती है कि वहाँ ट्रैफिक का वो बढ़ गया। जैसे हम रोटरी जब बनाते हैं, रोटरी वहाँ बनाते हैं जहाँ ट्रैफिक थोड़ा सा कम है, वहाँ रोटरी बनाते हैं। अब ट्रैफिक बढ़ गया तो रोटरी तोड़ के पर हम क्या बनाते हैं, वहाँ सिग्नल लगाते हैं। पर मैंने तो ये देखा यहाँ पे कि कई बार बड़ी रोटरी बनी तो उसे तोड़ के छोटी रोटरी बनाई गई, फिर उसे तोड़ के सिग्नल लगाए गए, फिर उन्होंने रोटरी बना दी। ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आखिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, उसी से अपेक्षा है, और जिसके आदर्श मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया सर हैं, जिनको भारत रत्न मिला,
तो जब आप लोग मनाते हैं 15 सितंबर को, तो कुछ ऐसा रिन्यूअल टाइप का नहीं होता, नैतिकता का, कर्तव्य परायणता का, कि कुछ ऐसा रिन्यूअल हो जाए कि कुछ तो असर आए? भाई नैतिकता भाषणों से नहीं आती, नैतिकता आदमी के अंदर से आती है। ईमानदारी भाषणों से नहीं आती, ईमानदार आदमी को स्वयं बनना पड़ता है। और आज समाज की जो स्थिति है, आज हर क्षेत्र में गिरावट देखी जा रही है। ये केवल इंजीनियरिंग का क्षेत्र नहीं है, हर क्षेत्र में गिरावट देखी जा रही है। इंजीनियरिंग की बात इसलिए ज़्यादा होती है कि वो दिखता है। ये निर्माण तो आप घर के अंदर तो करेंगे नहीं, बाहर करेंगे, तो वो दिखता है और उस पर लोगों का जीवन यापन होता, चाहे वो पुल हो, सड़क हो, बिल्डिंग हो। तो इसलिए इंजीनियरिंग से अपेक्षा ज़्यादा है कि वो गुणवत्ता, क्योंकि आप पढ़ाई इसलिए करते क्योंकि एक आम आदमी तो कैसे भी कुछ भी बना देगा, उसको आइडिया नहीं है कि कैसे निर्माण होना। लेकिन इंजीनियरिंग से तो ये अपेक्षा है ही ना कि इस तरह का निर्माण हो जिसमें आम आदमी निश्चिंतता से, सुकून से जीवन यापन कर सके। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। इस मसले पे मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है उनकी कार्य पद्धति में। आप ईएनसी तक जब रहे तो कभी पनिश किया नीचे के अधिकारी कर्मचारी जो इस तरह की, या कोई ऐसी उदाहरण हो कि जिसने बहुत गलत काम किया हो, जैसे अभी अपन 90 डिग्री फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं? ऐसे कई उदाहरण रहे। जब ईएनसी रहा, मैंने करीब 25-30 लोगों को पनिश किया एज ईएनसी। अपन जो बात शुरू कर रहे थे आज विश्वेश्वरैया सर पर, तो वो मैंने एक सुना था कि वो एक बार ट्रेन में बैठे थे और उन्होंने चेन पुलिंग करके ट्रेन रोक दी। तो वो क्या था मामला उनका संस्मरण? ये संस्मरण ऐसा है कि वो एक बार ट्रेन यात्रा कर रहे थे, उसमें उनके कंपार्टमेंट में बहुत सारे अंग्रेज भी थे। वो अपने साधारण वेशभूषा में थे, लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि वो सब अपने आप को बड़ा स्मार्ट मानते थे। कुछ देर बाद उन्होंने क्या किया, एक चेन खींच दी, गाड़ी रुक गई, तो सभी लोग उनका उपहास करने लगे। विश्वेश्वरैया जी का? विश्वेश्वरैया जी का, कि आपने गाड़ी क्यों रुकवाई? गार्ड आ गया, गार्ड ने पूछा ये गाड़ी क्यों रोकी भाई? तो विश्वेश्वरैया जी बोले कि यहाँ से कुछ दूरी पर पटरी खराब है कोई, इसलिए मैंने चैन खींची। उन्हें आपको कैसे मालूम पड़ा कि पटरी खराब है? तो उन्होंने कहा कि जो गाड़ी के चलने से पटरी की जो आवाज़ आ रही थी उसमें मैंने अंतर महसूस किया। मतलब आप देखिए, पटरी की आवाज़, वो इतना कंसंट्रेट थे किसी भी चीज़ पे कि उन्होंने पटरी की आवाज़ में जैसे ही अंतर महसूस किया गाड़ी गुजरने पे। ट्रेन में तो वैसे ही बहुत आवाज़ आती है। उन्होंने उस चीज़ को पकड़ा के गति में थोड़ा सा अंतर लगा उन्हें, तो उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ है आगे, उन्होंने चैन खींच दी। इस कारण मैंने चैन खींची। तो गार्ड बोला नहीं नहीं, मैं आपकी बात पे विश्वास नहीं करता, आप चलिए दिखाइए। वो और गार्ड और कुछ यात्री साथ में उनके साथ गए, कुछ दूरी पर देखा कुछ पटरी के बोल्ट खुले हुए थे। उनकी इतनी जागरूकता से, उनके इतने क्या बोले ऑब्जर्वेशन से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट उन्होंने उस समय बचा लिया। सोचो सर, वो ट्रेन में बैठे और ऐसा आभास कर ले रहे थे, अनुभव कर रहे थे कंसर्न, और आज दूरबीन लेंस लेके मीटर से नाप रहे और क्या क्या लेआउट डिजाइन बना रहे, और तब भी ये 90 डिग्री के पुल बन रहे और क्या क्या गिर रहे निर्माण कार्य। हमने पहले कहा कॉमन सेंस। आज आदमी कॉमन सेंस का उपयोग नहीं कर रहा जी। जब तक आप इंजीनियरिंग में अगर आप कॉमन सेंस का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आपकी इंजीनियरिंग सफल नहीं हो पाएगी। आपको कॉमन सेंस का उपयोग करना चाहिए। अगर आप सफल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको कॉमन सेंस का उपयोग करना चाहिए, आपको जिज्ञासा होनी चाहिए, तब और काम करने की लगन होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, तभी आप अच्छे काम कर सकते हैं। आज इन चीज़ों आज विश्वेश्वरैया जी के जैसे आपने एक संस्मरण सुनाया, कोई और उनका इस तरह का संस्मरण हो, क्योंकि उनको तो भारत रत्न मिला और आज भी वो सम्मानी, जैसे वो पगड़ी क्यों पहनते थे, टाई भी लगाते थे, पगड़ी भी पहनते थे। इसका भी बड़ा अच्छा किस्सा है जी कि जब इनने इंजीनियरिंग पास की तो ये अपने गांव अपनी माँ से मिलने आए, उनका आशीर्वाद लेने आए। तो माँ ने मैसूरी पगड़ी, क्योंकि ये मैसूर
स्टेट के रहने वाले थे। मैसूरी पगड़ी इनके सिर पे रख दी, कहते और बोली कि अब इस पगड़ी की लाज तुम्हें रखना है। वो माँ ने पहनाई थी पगड़ी, और वो पगड़ी उनकी क्या हुई, पहचान बन गई कालांतर में। अच्छा, इनकी जो महत्वपूर्ण जो निर्माण कार्य जो चर्चाओं में रहे, एक दो कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? आपने कृष्णा सागर डैम का नाम सुना होगा, वृंदावन गार्डन मैसूर, और मैसूर का वृंदावन गार्डन, तो कृष्णा सागर डैम भी इन्हीं का बनवाया हुआ है। अच्छा। ये उस समय बनवाया था, उस समय भारत का सबसे बड़ा डैम था ये। अच्छा और उसमें सीमेंट होता नहीं था, जी। तो ये कृष्णा सागर डैम उन्होंने काहे से बनाया, चूना गारे से। और अच्छा, आज ये भी कम है। लागत में भी निर्माण कार्य कम- करते? भाई चूने आज तो टेंडर अबाउट डलते हैं और फिर बाद में बढ़ती रहती कीमत। अब रोज परिवर्तन करते रहते हैं। पर वो प्लानिंग, जब तक आप प्लानिंग सही नहीं करेंगे तो कोई काम आपका सही नहीं हो सकता। वो प्लानिंग में बहुत ही परफेक्ट थे विश्वेश्वरैया जी। उन्होंने प्लानिंग के ऊपर बहुत सी किताबें लिखी हैं। अब आपको तो ये जान के आश्चर्य होगा, उन्होंने एक किताब लिखी थी रीस्ट्रक्चरिंग इंडिया। अच्छा। ये 1920 में लिखी थी, और इसमें उन्होंने उस समय इसकी कल्पना कर ली थी कि समय अवधि की योजनाएं बनाई जाएं। समय अवधि से तात्पर्य मेरा ये था जो बाद में पंचवर्षीय योजनाएं बनी, वो विचार कहाँ से आया था, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडिया बुक से। इसके बाद उन्होंने एक किताब और लिखी थी, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इकोनॉमी मतलब वो इंजीनियर नहीं थे, इकोनॉमी के बारे में भी उनका उतना ही अध्ययन था। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया लिखी उन्होंने। फिर उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को अब एक किताब में समेटा, वो थी मेमोरी ऑफ माई वर्किंग लाइफ, मेमोरी ऑफ माई वर्किंग लाइफ। उन्होंने उस समय अनएम्प्लॉयमेंट पर भी अपनी दृष्टि डाली, एक किताब लिखी थी, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इट्स काजेज एंड क्योर। आप बताइए, उसमें उन्होंने ये इनका विजन था, उसमें आपने ये किताबें लिख दी। और जो आपने उनके कामों की बात की, तो पहले वियर बनती थी, जैसे आप हथनी, आज बात आती ना कभी हथनी बैराज, वियर बैराज की बात आती है जी। तो उन्होंने लोहे के स्वचालित गेटों का विकास किया। तो उन्होंने वियर उसके ऊपर स्वचालित लोहे के गेट लगा दिए, तो उससे क्या उनका एकदम क्या बढ़ गया, स्टोरेज बढ़ गया उतना। जैसे ही पानी ज़्यादा होता था वो अपने आप नीचे हो जाते हैं और पानी बह जाता है। और स्वचालित गेट आज पूरे संसार में लगाए जाते हैं। वो किसकी खोज है, किसकी देन है, वो विश्वेश्वरैया जी की देन है, जो बियर में लगाए जाते हैं। पूरे संसार ने इनकी मान्यता है, आज उन्हीं की ये खोज है। इसके बाद उन्होंने केवल सिंचाई के लिए काम नहीं किया, उन्होंने जल व्यवस्था, शहरों की जल व्यवस्था के लिए बहुत काम किया। आप आश्चर्य होगा, ग्वालियर की जल व्यवस्था में उनका बड़ा योगदान है। अपने मध्य प्रदेश में ग्वालियर भी आए थे वो, उन्होंने बेंगलोर की जल व्यवस्था सुधारी, उन्होंने बम्बई की जल व्यवस्था सुधारी, बड़ौदा की जल व्यवस्था, कराची की, उस समय कराची हिंदुस्तान में था, कराची की जल व्यवस्था में उनका योगदान रहा है। तो एक इंजीनियर की इतनी, आज हम 100 साल बाद भी याद कर रहे हैं कि वो ऐसे ऐसे काम करते थे। आज हज़ारों लाखों में इंजीनियर निकल रहे हैं हर वर्ष, और हम वैसा कुछ नहीं देख पा रहे कि जिनको हम इतने उसके करीब ले जा सकें। या ऐसा क्या हो रहा है, इसमें क्या किया जाए? पढ़ाई के सब संसाधन हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या ये अंतर कैसे पाटा जाए? देखिए, हम केवल अभी एक पक्ष देख रहे हैं, 10, 20, 25, 50 कामों को आपने देख लिया, बताया, उससे हम सहमत हैं। पर हमें अगर पूरे उसमें जाएं, विस्तृत उसमें जाएं, तो जो आपकी अग्नि मिसाइल छोड़ी गई या मिसाइलें बनाई गई, या जो आपने चांद पे अपना वो उतार दिया, क्या यान उतार दिया, या आपने जो अभी हथियार इतने विकसित कर लिए, पाकिस्तान को आपने क्या किया, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की वो चटा दी। आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरे संसार में
अपनी काबिलियत सिद्ध कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि इंजीनियरिंग सेक्टर में अच्छे लोग नहीं हैं। आज आप देखिए ना कितने सीईओ वहाँ पे इंजीनियर्स हैं अपने यहाँ के अमेरिका में, आपको खुद मालूम होगा आपको। नहीं, प्रतिभा विदेश पलायन कर जाती कई बार, उनको यहाँ मौके नहीं मिलते, यहाँ क्या अवसर नहीं मिलता। ये भी तो एक कारण है कि हमारी प्रतिभा विदेश पलायन क्यों कर रही है। विदेश पलायन तो ये सही कि वो उन्हें उस प्रकार के अवसर यहाँ उपलब्ध नहीं हैं ये जिस प्रकार के अवसर विदेशों में मिल रहे हैं। वो ये इस पे विचार करना चाहिए, प्रबुद्धजनों को विचार करना चाहिए, शासन को विचार करना चाहिए, प्रशासन को विचार करना चाहिए कि इंजीनियर का सदुपयोग आप कैसे करें, उनकी प्रतिभा का दोहन, अच्छा दोहन किस प्रकार करें, इस पे विचार करना चाहिए। थोड़ा वर्किंग में, कार्य पद्धति में सुधार आना जरूरी है। देखिए, यदि सही नीति निर्देशक हो, ऑब्जर्वेशन करने वाला हो, तो देश में कुछ उच्च कोटि के निर्माण कार्य भी हुए हैं। राम मंदिर, स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल की, अभी मध्य प्रदेश में ही जबलपुर में एक प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बना, और भी कुछ ऐसे निर्माण कार्य हैं जो प्रायः सुनने में आता। इंजीनियर के घर छापा पड़ा, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का, इरिगेशन का हो, PRES, कहीं का भी, ये इंजीनियरों की छापा क्यों पड़ते हो? फिर इंजीनियर सॉफ्ट टारगेट हैं, ये भी कह सकते हैं साथ में। और दूसरा ये भी कह सकते हैं केवल इंजीनियर के यहाँ छापे नहीं पड़ते, पटवारी के यहाँ भी छापे पड़ते हैं, वो तो चपरासी के यहाँ भी, चपरासी के यहाँ भी पड़ते हैं, सेलटेक्स वालों के यहाँ भी पड़ते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग के ज़्यादा हाईलाइट होते हैं या ज़्यादा संपत्ति बरामद हो जाती है। संपत्ति सभी जगह बरामद हो रही है। अगर आपके नैतिक मूल्य नहीं हैं और आप अपने ईमानदारी से नहीं जी रहे हैं, तो और कार्य के प्रति आप में लगन नहीं है, समर्पण नहीं है, तो आप ये सब होते ही है। फिर कितना लंबा आपका अनुभव रहा, कितना पॉलिटिकल हस्तक्षेप, प्रशासनिक हस्तक्षेप या ठेकेदार दबाव प्रभाव डालते हैं, ये कितना प्रभावित करते हैं इंजीनियरिंग की गुणवत्ता को, उसके कार्य को? मेरा अपना मत तो ये है कि यदि आप में चीज़ों की रजिस्टर करने की क्षमता है तो नगण्य प्रभाव पड़ता है। अगर आप रजिस्टर नहीं करते हैं और सरेंडर कर जाते हैं तो पूरा काम प्रभावित हो जाता है। आपने 100 से ज़्यादा व्यंग्य लिखे, कभी इंजीनियरिंग पे कोई व्यंग्य लिखा आपने? लिखा ना मैंने, एक व्यंग्य था मेरा, एक योजना का जन्म और कायाकल्प। अच्छा। तो वो व्यंग्य नवनीत में प्रकाशित हुआ था, जहाँ तक मेरे को स्मरण, नवनीत में प्रकाशित हुआ था। तो उसमें ये मछली पालन के बारे में बात की थी। संक्षेप में थोड़ा सा बताएं कहानी का जो निचोड़ क्या था। क्या ये था कि उसमें एक बार मंत्री जी और चीफ इंजीनियर और सेक्रेटरी साहब जा रहे थे कहीं, उन्हें बरसात का समय था, उन सामने देखा तो एक रास्ते में उन्हें क्या दिखा कि एक गड्ढे के पास एक गड्ढा था, उसमें पानी भरा था, 5-10 लोग वहाँ मछली पकड़ रहे थे। उन्होंने पूछा ये क्या कर रहे हैं? उन्हें मछली पकड़ रहे हैं साहब। देख के आओ कितनी मछली पकड़ ली। सेक्रेटरी साहब बोले, तो इंजीनियर साहब देखने गए, उन्होंने देखा ये 10 किलो मछली पकड़ ली साले 5 लोग एक दिन में। तो वहाँ से इस योजना का प्रारंभ हुआ कि भाई मत्स्य पालन की योजना बनाई जाए। एक आदमी एक तालाब में, छोटे से तालाब में 10 किलो मछली पकड़ लेते हैं तो उनकी इनकम कितनी होगी, कितना रोजगार सृजित होगा, इसको कहते हुए आगे बढ़ाया। तालाब बन गए साहब, छोटे छोटे तालाब बन गए, मछली पालन शुरू हुआ। फिर क्या हुआ कि उन तालाबों में कई तालाब मुरम वाले क्षेत्र में बन गए, तो पानी सीपेज होकर कहाँ चला गया, जमीन में समा गया। और ज़्यादा गर्मी पड़ी तो पानी उड़ गया, मछली मरने लगी। तो उन्हें अब क्या किया जाए, उन्हें इन तालाबों को भरने के लिए क्या किया जाए, ट्यूबवेल लगाए जाए। तो इससे ट्यूबवेल से तालाब भरे जाएं। अब ट्यूबवेल लगा दिए गए साहब, अब तालाब भरने लगे। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद कुछ जानवर किसी उसमें जाके डूब गए किसी तालाब में। तो उन्होंने कहा अब इनको वो किया जाए, क्या
जो तालाब ऐसे हैं उनको पूर दिया जाए। तो इस प्रकार एक योजना, सरकारी योजना किस प्रकार से चली, इस व्यंग में मैंने दर्शाया है। विश्वेश्वरैया दीवान भी थे मैसूर राज्य हाँ, के। मैसूर राज्य के दीवान थे, 1912 से 1918 तक रहे वो दीवान। और उस दरमियान उन्होंने बहुत से काम किए। और आपको मैं बताऊँ, मैसूर का जो संदल सूप लगाते, मैसूर संदल सूप, वो उसी समय की है अच्छा। फैक्ट्री मैसूर की। मैसूर भद्रावती आयरन स्टील वर्क, वो उसी समय का है। वो उसके अध्यक्ष रहे हैं विश्वेश्वरैया जी। आपको और बताएं कि जो मैसूर का इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैसूर का ये मैसूर यूनिवर्सिटी है, वो भी उन्हीं की बनवाई हुई है। उस समय बनवा दी थी मैसूर यूनिवर्सिटी अंग्रेज़ों के टाइम में। बेंगलोर का इंजीनियरिंग कॉलेज भी उन्हीं के समय का है। उन्होंने वहाँ उस समय 6000 लगभग स्कूल बनवाए विश्वेश्वरैया जी ने मैसूर स्टेट में। और आपको ये भी बता दें कि उस समय जब वो दीवान थे तो लड़कियों की शिक्षा के लिए भी उन्होंने काम किया। मैसूर में गर्ल्स का कॉलेज खोला, अलग से गर्ल्स कॉलेज खोला। ऐसे उनके बहुत से काम है जो उन्होंने दीवान रहते हुए किए। तो आज बहुत आवश्यकता है कि विश्वेश्वरैया की न केवल हम पुण्यतिथि जयंती मनाएं, बल्कि उनको अपने जीवन में उतारें और एक तरह से जो वैभव पुराना है विश्वेश्वरैया के ज़माने का, सीमित साधनों में कम लागत में निर्माण की उच्च गुणवत्ता का, और जो आज बजट ओवर जा रहे हैं, फिर राशि बढ़ रही है, इन सब से निजात दिलाने का। तो आप एक कोई फार्मूला ऐसा बताएं कि अब वो पढ़ाई में कुछ ऐसा परिवर्तन हो, कुछ दबाव प्रभाव से मुक्त हो, राजनीतिक एक उन्मुक्त वातावरण में इंजीनियरिंग का वैभव लौटे। मैं एक और चीज़ बताऊं, तो आपने बात छेड़ी है तो एक चीज़ बताऊं विश्वेश्वरैया जी के बारे में। जब ये काफ़ी वृद्ध हो गए, उस समय भी काफ़ी एक्टिव थे, तो उनसे किसी ने पूछा कि आप इतनी अवस्था में, इतनी आयु में भी इतने क्रियाशील कैसे हैं? तो उनका उत्तर बड़ा मज़ेदार था। वे बोले, या 102 साल तक वो जीवित 102 साल तक जी। तो उनका उत्तर ये था कि बुढ़ापा मेरे पास आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, तो मैं कहता हूँ विश्वेश्वरैया यहाँ नहीं है, कोई दूसरा घर देख। यानी वो आत्मशक्ति और आत्मशक्ति, आत्मविश्वास में आत्मबल इतना था कि वो आखिरी समय तक अपने काम को अंजाम देते रहे। 92 साल की उम्र में भी वो राजेंद्र सेतु जो पटना में बना था उसकी साइड देखने गए थे। वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती थी, तो पैदल गए थे 92 साल की उम्र में। तो जो कार्य के प्रति जो समर्पण है और कार्य का जो उनका विजन है, जब तक आपका विजन नहीं होगा, कार्य के प्रति समर्पण नहीं होगा, इन सब के साथ साथ ज्ञान भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और इसके साथ ये भी है कि आपको वातावरण मिलना चाहिए काम करने का, कि सही वातावरण आप कर रहे हैं। उनकी ईमानदारी का एक और मैंने किस्सा पढ़ा था कि वो जब छुट्टी पे जा रहे थे तो जब वो छुट्टी पे जा रहे थे तो ये हुआ था कि वो सरकारी गाड़ी से गए और साथ में अपनी गाड़ी भी ड्राइवर से बुलवा ली। पूरे दिन काम किया, शाम को चार्ज दिया, सरकारी गाड़ी छोड़ी और अपनी गाड़ी से लौट के घर आ गए। छुट्टी पे है तो हम सास की गाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे। ये नैतिक मूल्य थे उनके। आज इन नैतिक मूल्यों की बड़ी कमी दिखाई दे रही है। आपको अपने पूरे प्रशासनिक उसमें कार्यकाल में कभी ऐसा अनुभव हुआ है, धर्म संकट बना कि आप पे कोई दबाव प्रभाव पड़ा हो, या आपको लगा हो कि ये काम हमें नहीं करना और करवाया जा रहा हो, कुछ ऐसा है अनुभव आपका? देखिए, शासकीय सेवा में सभी प्रकार के, हम ये तो नहीं कहते कि दबाव नहीं आते हैं, दबाव आते हैं, पर उनको सामना करने की आप में क्षमता होनी चाहिए। मेरे पास दबाव आए, हम मना नहीं कर रहे दबाव नहीं आए, पर मैंने उनका
अपने तरीके से मुकाबला किया और मैं किसी के दबाव में नहीं आया, लगभग दबाव में नहीं आया, थोड़ा बहुत तो दबाव अब चलता है पर लगभग दबाव में नहीं आया। और कुछ संस्मरण या कोई घटना विश्वेश्वरैया की जो आपको लगता है कि आज इस अवसर पर हमें दर्शकों को बतानी चाहिए, तो वो भी आप शेयर करें, क्योंकि उस महान व्यक्तित्व के बारे में थोड़ी देर में चर्चा करने से तो पूरी हो नहीं सकती, उनके लिए तो एक लंबा समय चाहिए। यदि आपको कुछ और संस्मरण याद हो तो ज़रूर शेयर करिए। अब एक संस्मरण और था इनका कि जब ये बम्बई में थे, इनकी पहली नौकरी नासिक में लगी थी, नासिक में नगर पालिका में थी, फिर बॉम्बे पीडब्ल्यूडी में आए, वहाँ एसी बने। एसी बनने के बाद ऐसा था कि वहाँ चीफ इंजीनियर बनने की संभावना कम थी, क्योंकि चीफ इंजीनियर जैसे पद पर अंग्रेज ही रखे जाते थे, एसी से ऊपर ये नहीं जाते थे, कौन भारतीय नहीं जाते थे। तो इन्होंने रिजाइन कर दिया बॉम्बे से, रिजाइन करके फिर उन्होंने कहाँ ज्वाइन किया, इनके पास निज़ाम हैदराबाद और मैसूर का, अपने मैसूर स्टेट का चीफ इंजीनियर का प्रस्ताव आया कि आप, तो इन्होंने अपने जो जन्म स्थान या उस स्टेट को चुना और मैसूर स्टेट के ये चीफ इंजीनियर बने। फिर उन्होंने एज चीफ इंजीनियर मैसूर स्टेट को ज्वाइन किया और फिर उन्होंने, फिर बाकी कथा आपके सामने, उन्होंने मैसूर को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं वहाँ का तो इन्हें भागीरथ कहा जाता है। इनकी दृष्टि देखिए, उन्होंने उस समय ये सोचा कि कृषि जरूरी है, कृषि के काम किए, बांध बनाए, नहरें बनवाई। पेयजल जरूरी है, पेयजल से संबंधित उन्होंने काम किए अपने जीवन में। उद्योग जरूरी हैं, आपको भी जान के आश्चर्य होगा, बेंगलुरु का जो एरोनॉटिकल फैक्ट्री है उसकी स्थापना में भी विश्वेश्वरैया जी का योगदान है। एरोनॉटिकल मतलब हवाई जहाज वाली बात आ गई उस ज़माने में, उसमें भी विश्वेश्वरैया जी का योगदान है। जो बम्बई की प्रीमियर ये ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है, उसके निर्माण में भी, उसकी स्थापना में भी इनका योगदान है। मतलब ऑटोमोबाइल के बारे में भी वो सोचते थे, तो उनका विजन जो था बहुआयामी था। अब वैसे तभी उन्हें भारत रत्न मिला 1955 में, भारत रत्न मिला। अंग्रेज़ों ने उनके काबिलियत को माना और उन्हें सर की उपाधि से विभूषित किया 1911 में। और एक और घटना है इनके जीवन की, जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ 1919 की बात है शायद, तो इन्हें भी थोड़ा सा देश प्रेम जागा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बम्बई में एक ऑल पार्टी बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता किसने की? विश्वेश्वरैया जी ने। उस समय 1921-22 की बात है शायद, उसकी अध्यक्षता भी, उस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता, ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता विश्वेश्वरैया जी ने की। और उसमें उन्होंने स्वतंत्रता के संबंध में अपने विचार प्रकट किए कि स्वतंत्रता किस लिए आवश्यक है। मतलब वो आदमी जो कहीं से पॉलिटिकल नहीं था, वो भी अपने देश के प्रति क्या भाव रखता था। ये थे प्रियदर्शी खेरा जी, जो हमें विश्वेश्वरैया जी के बारे में और आज की और पुरानी इंजीनियरिंग के बारे में बता रहे थे। हम बस इनसे एक और अनुरोध करेंगे कि कोई व्यंग्य की कविता हो जो आज ज़रूर शेयर करें। हाँ, अब जब बात चली तो मैं दो छोटी छोटी कविताएं सुना देता हूँ, व्यंग्य टाइप की हैं। एक इंजीनियर मित्र की पत्नी को रोते देख किसी ने टिप्पणी की, आप जैसे आदमी ने, किसी ने टिप्पणी की, बंधु जब तुम इन आंसुओं की बाढ़ रोकने में असमर्थ हो तो उफनती सशक्ति नदी पर बांध कैसे बनाओगे। सही। दूसरी और सुना दूंगा आपको। एक महाभारत का एक प्रसंग है, द्रौपदी का चीर बढ़ती गया था,
जब द्रौपदी का चीर बढ़ता ही गया तो दुर्योधन ने प्रश्न किया, अरे द्रौपदी बोल, इस कपड़े का इलास्टिसिटी कांस्टेंट कितना है? तो खिंचता ही चला जा रहा है, बिल्कुल। खिंचता ही चला जा रहा है। धन्यवाद। हमारे देश में इंजीनियरिंग का गौरवशाली इतिहास है और हम छोटे छोटे कल पुर्जों से लेकर बड़े बड़े निर्माण कार्य देखते, सब इंजीनियर का कमाल है। और हम इंजीनियरिंग के बिना जीवन संभव नहीं। आज के इस कलयुग में जो कलिकाल है और जो इसको कलपुर्जों वाला जो युग कहते हैं, तो इंजीनियरिंग की हमें हर पल ज़रूरत है, हर वक्त ज़रूरत है, हर काम में ज़रूरत है और बड़ी शिद्दत के साथ इंजीनियर लगे हुए हैं। कुछ दो चार इंजीनियरों के कारण या कुछ घटनाओं के कारण हमें समूची उस पर हम प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि बहुत पढ़ाई करने के बाद एक समय तो बड़ा वो ग्लैमर माना जाता था बी करने के लिए। बहुत बच्चे जैसे आज यूपीएससी है और अन्य परीक्षाओं का, आज इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत हो गए, संसाधन बहुत हो गए और चूँकि निर्माण कार्य बहुत होने लगे इसलिए, और सोशल मीडिया को इसलिए गुणवत्ता की भी चर्चा होती है। लेकिन जरा भी चूक हुई, जैसे एक पुल की चर्चा भोपाल में बने 90 डिग्री पूरे देश दुनिया में हो गई, तो ये इस कारण हम पूरी समाज को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये समाज जिसके आदर्श हैं विश्वेश्वरैया, मोक्षगुंडम सर, और उनकी 15 सितंबर को सब उनका बड़ा इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। हम पुनः अपेक्षा करेंगे इस इंजीनियरिंग वर्ग से कि वो फिर से एक नए कीर्तिमान देश में स्थापित करें, समाज में नए नए निर्माण, गुणवत्ता वाले निर्माण, क्योंकि आपके भरोसे हम पुल पर निकलते हैं, आपके भरोसे हम सड़क पर चलते हैं, आपके भरोसे हम उस छत के नीचे बैठते सोते हैं। और आप ये भरोसा ना तोड़ें, क्योंकि आप ही हैं जिसके भरोसे पे हम ये सब करते हैं और हमें करना भी पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल किसी और शख्सियत के साथ किसी और विषय पर हम आपके साथ सार्थक संवाद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे लगातार जो सार्थक संवाद का सिलसिला वो चल रहा है। यदि आपको लगता है कि हम कम समय में कुछ अच्छी बात कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।